साल था 1972। भारत के गृह मंत्रालय और सबसे प्रतिष्ठित पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस में अचानक एक भूचाल सा आ गया था और इस भूचाल का कारण बनी थी 5 फुट 6 इंच की एक 23 साल की लड़की। आईपीएस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक लड़की ने यह एग्जाम क्लियर कर लिया था और कोई नहीं चाहता था कि ये लड़की आईपीएस ज्वाइन करे, क्योंकि ये वो समय था जब पुलिस का मतलब था मर्द। खाकी वालों की इस दुनिया में औरतों के लिए कोई जगह नहीं थी। जब इस लड़की को पुलिस ऑफिसर के तौर पर अपनी पहली अपॉइंटमेंट मिली तो इसके सीनियर साथी और यहाँ तक कि जूनियर भी इसे वो लड़की कहकर बुलाते थे। इस महिला ऑफिसर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जो कि एक आईपीएस ऑफिसर को मिलनी चाहिए और पुरुष आईपीएस ऑफिसर्स को मिलती भी थी। लेकिन ये लड़की इस रिस्पेक्ट को लेना या छीनना नहीं बल्कि कमाना चाहती थी। अपने पुरुष कलीग्स के सामने खुद को पानी में भिगो जलते हुए घर में घुसकर लोगों की जान बचाना हो या तलवारों से लैस भीड़ को एक डंडे से खदेड़ना हो, इस महिला ऑफिसर ने दिखाया कि एक ऑफिसर के लिए महिला या पुरुष होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस कानून और ड्यूटी। कुछ ही महीनों में इस ऑफिसर को वो लड़की से मैडम कहा जाने लगा और जल्द ही मैडम से सर किरण बेदी आईपीएस। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर की एक बिजनेस फैमिली में हुआ। वो प्रकाश लाल पेशावरिया और प्रेमलता की दूसरी संतान थी। क्योंकि पिता को टेनिस का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए किरण ने भी बचपन से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया और नेशनल लेवल तक खेला। बचपन में टेनिस खेलने के दौरान बेदी का अमृतसर के सर्विस क्लब में काफी आना जाना होता था, जहां वो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर से मिलती थी और इसी दौरान उन्होंने फैसला कर लिया कि एक ना एक दिन वो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम जरूर देंगी। 80 आदमियों के बैच में अकेली महिला ऑफिसर बेदी को अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 1975 में दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में अपनी पहली पोस्टिंग मिली। इसी साल रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली पुलिस की केवल आदमियों की टीम की परेड का नेतृत्व करने वाली वो पहली महिला ऑफिसर बनी और इसी साल सितंबर में वो मां भी बनी जब उनकी बेटी सुकृति ने उनके घर जन्म लिया। इसी पोस्टिंग के दौरान इंडिया गेट पर अकालियों और निरंकारियों की भीड़ के बीच दंगे रोकने के लिए बेदी सिर्फ अपने एक डंडे के साथ तलवारों से लैस प्रदर्शनकारियों से भिड़ गईं और उनको काबू में भी कर लिया। अपनी इसी बहादुरी के लिए बेदी को अक्टूबर 1980 में राष्ट्रपति के पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। चाणक्यपुरी के बाद बेदी को दिल्ली के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का डीसीपी बनाकर भेजा जाता है, जहां जरूरी पुलिस वालों की कमी को देखते हुए बेदी पेट्रोलिंग करने के लिए सिविलियंस की भर्ती करना शुरू कर देती हैं। केवल 3 महीनों के अंदर वेस्ट दिल्ली के गांवों में अपराध तेजी से नीचे गिरने लगता है, जिसमें अवैध शराब का धंधा भी शामिल था। औरतों के साथ छेड़छाड़ और उनसे जुड़े अन्य गंभीर अपराधों में भी तेजी से गिरावट आने लगती है। लेकिन बेदी की ये शानदार परफॉर्मेंस कुछ लोकल नेताओं और बाहुबलियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसका नतीजा ये होता है कि अक्टूबर 1981 में उन्हें थाने की पोस्टिंग से हटाकर डीसीपी ट्रैफिक बना दिया जाता है। 1982 के एशियन गेम्स दिल्ली में होने वाले थे और इसकी तैयारियों के चलते दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 15 से ज्यादा स्टेडियम्स और कई फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉकेज और डाइवर्जन्स काफी आम हो गए थे। इससे निपटने के लिए बेदी ने एमसीडी, डीडीए और बिजली बोर्ड के बीच सहयोग को प्रोत्साहन दिया। ट्रैफिक के नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के साथ सख्ती बरतनी शुरू कर दी और चालान्स की जगह ऑन द स्पॉट जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। 5 अगस्त 1982 को एक एम्बेसडर कार जिसका प्लेट नंबर था DHI 1817 कनॉट प्लेस के यूसुफजई मार्केट में गलत तरीके से पार्क खड़ी हुई थी। बेदी को रिपोर्ट करने वाले सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह इस एम्बेसडर कार को टो कर लेते हैं और यहीं से बेदी के करियर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं।
ये गाड़ी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की थी। इस घटना के बाद पीएमओ से एसआई निर्मल सिंह का ट्रांसफर करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है, लेकिन किरण बेदी अपने एसआई का पूरा साथ देती हैं और अपने सीनियर्स को धमकी देते हुए कहती हैं कि अगर निर्मल सिंह को हटाया या सस्पेंड किया गया तो वो भी इस्तीफा दे देंगी। इस पूरे प्रकरण को प्रेस में खूब कवरेज मिलती है और प्रेस किरण बेदी को नया नाम देती है, क्रेन बेदी। डीसीपी ट्रैफिक की हैसियत से किरण बेदी एक दिन खुद अपने हाथों इंदिरा गांधी के योगा गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का भी नो पार्किंग के लिए चालान काट देती हैं और ये बात इंदिरा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने कभी 1974 में भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर को अपने घर नाश्ते पर बुलाया था, अब वही इंदिरा गांधी उसी महिला ऑफिसर को सजा देना चाहती थी। इंदिरा गांधी के सहयोगी आर.के. धवन के कहने पर बेदी का ट्रांसफर समय से काफी पहले दिल्ली से गोवा कर दिया जाता है। लेकिन इस समय बेदी की 7 साल की बेटी किडनी की समस्या के चलते बहुत ज्यादा बीमार थी, उनके साथ गोवा नहीं जा सकती थी और हर माह की तरह बेदी भी अपनी बीमार बेटी को छोड़ गोवा नहीं जाना चाहती थी। वो होम मिनिस्ट्री से आग्रह करती हैं कि उनकी छोटी सी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है और ट्रैवल करने की हालत में नहीं है, इसलिए इस समय उनका ट्रांसफर दिल्ली से बाहर ना किया जाए। लेकिन बेदी की सारी गुहार बहरे कानों पर पड़ती हैं, उन्हें अपना काम पूरी ईमानदारी से करने की कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी बीमार बच्ची को छोड़ गोवा जाना पड़ता है। 3 मार्च 1983 को बेदी 3 साल के असाइनमेंट पर गोवा आ जाती हैं। उनके आने के कुछ महीनों बाद जुआरी ब्रिज, जो कि पूरी तरह बन चुका था, तैयार था, अभी तक पब्लिक के लिए खुल जाना चाहिए था, वो बंद पड़ा हुआ था। असल में गोवा में कांग्रेस की सरकार थी जो ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद गोवा आकर इस ब्रिज का उद्घाटन करें, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी इंदिरा गांधी के ऑफिस से इस आमंत्रण को लेकर कोई जवाब नहीं आ रहा था। जुआरी पुल चालू ना होने की वजह से लोगों को अपने वाहनों समेत फेरी द्वारा नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन पेट्रोलिंग के दौरान बेदी ने देखा कि फेरी के बोर्डिंग पॉइंट पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से अच्छा खासा जाम लग चुका है। बेदी तुरंत अपनी गाड़ी को जुआरी पुल की तरफ घुमा लेती हैं और खुद अपने हाथों से बैरियर्स हटाना शुरू कर देती हैं और बैरियर्स हटाने के बाद वो खुद ट्रैफिक को पुल की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर देती हैं। बेदी के इस अनऑफिशियल उद्घाटन से गोवा के कई मंत्री और नेता अत्यंत गुस्से में आ जाते हैं और होम मिनिस्ट्री से तुरंत बेदी का तबादला करने की मांग करते हैं। 1986 आते आते बेदी को एक बार फिर दिल्ली वापस भेज नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का डीसीपी बना दिया जाता है। दोबारा दिल्ली आते ही सबसे पहले बेदी के निशाने पर एक बार फिर से पॉलिटिशियंस आ जाते हैं। पहले तो वो लाल किले के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करती हैं और बीजेपी के कई सीनियर नेताओं को अरेस्ट भी, और इसके कुछ महीनों बाद वो कांग्रेस के एमपी जेपी अग्रवाल को कर्फ्यू तोड़ने के लिए जेल में डाल देती हैं। जनवरी 1988 में एक आदमी सेंट स्टीफेंस कॉलेज की एक छात्रा के बटुए से पैसे चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है। कुछ हफ्तों बाद इसी आदमी को एक महिला शौचालय में घुसकर दीवारों पर अभद्र भाषा लिखने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस इस आदमी को कोर्ट में पेश करती है तो पता चलता है कि इस आदमी का असली नाम राजेश अग्निहोत्री है और ये 30 हजारी कोर्ट में एक वकील है। क्योंकि ये केस किरण बेदी की ज्यूरिसडिक्शन में था, इसलिए 30 हजारी के वकील बेदी के ऊपर निशाना साधते हुए दावा करते हैं कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर राजेश को झूठे केस में फंसा रही है और साथ ही ये मांग भी करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में एक वकील को कभी भी हथकड़ियां ना लगाई जाएं। लेकिन एक बार फिर से किरण बेदी अपने इस अरेस्टिंग ऑफिसर का पूरा बचाव करती हैं। बेदी के विरोध में वकील इकट्ठा होकर डीसीपी नॉर्थ के ऑफिस का घेराव कर लेते हैं। बेदी को वहां ना पाकर वकीलों की भीड़ एडिशनल डीसीपी संधू के साथ दुर्व्यवहार और हाथापाई पर उतर आती है। इसके बाद वकील हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसमें उन्हें दिल्ली के कई जाने माने नेताओं का समर्थन भी मिलता है।
21 जनवरी 1988 को 30 हजारी में हड़ताल पर बैठे वकीलों के ऊपर दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। इसके बाद 17 फरवरी को कांग्रेस के कॉर्पोरेटर राजेश यादव के नेतृत्व में ईंटों, हॉकी और डंडों से लैस 700-800 लोगों की भीड़ 30 हजारी में घुस जाती है। ये भीड़ किरण बेदी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समर्थन में नारे लगाते हुए 30 हजारी के वकीलों के ऊपर हमला करना और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर देती है। किरण बेदी इस घटना में किसी भी तरह से जुड़े होने से साफ इनकार कर देती हैं। बाद में राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग्रेस भी उनसे दूरी बना लेती है। अगले 2 महीनों तक वकील दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की अदालतों में सारा कामकाज रोक कर रखते हैं और बेदी के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहते हैं। आखिर में जब दिल्ली हाई कोर्ट मामले की स्वतंत्र जांच करने के लिए 2 जजेस की एक कमेटी वाधवा कमीशन का गठन करती है, तब जाकर वकील अपनी स्ट्राइक खत्म करते हैं। अपनी इंटरिम रिपोर्ट में वाधवा कमीशन पुलिस के व्यवहार को अनुचित बताते हुए 5 पुलिस ऑफिसर्स के तबादले की सिफारिश करता है। किरण बेदी भी इन 5 ऑफिसर्स में से एक थी, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होने से पहले ही बेदी का ट्रांसफर दिल्ली से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कर दिया जाता है। इसके बाद किरण बेदी को मिजोरम भेज दिया जाता है और कुछ सालों बाद मिजोरम से वापस दिल्ली लाकर दिल्ली की मशहूर तिहाड़ जेल का आईजी बना दिया जाता है। तिहाड़ जेल में बेदी कैदियों के हालात सुधारने के लिए कई बड़े बड़े बदलाव लाती हैं और नए प्रोग्राम्स भी शुरू करती हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति भी मिलती है। बेदी के आने के कुछ महीनों बाद ही कट्टर से कट्टर कैदियों के व्यवहार में सुधार आने लगता है और ये कैदी पढ़ाई के साथ साथ योगा भी करने लगते हैं। तिहाड़ जेल में किए गए इन सुधार कार्यों के लिए किरण बेदी को भारत समेत पूरी दुनिया में काफी तारीफ और कई सारे बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन उनके सुपीरियर्स को ये कतई पसंद नहीं आता। वो बेदी के ऊपर फेमस होने के लिए जेल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। उनके ऊपर उस समय तिहाड़ जेल में ही बंद विश्व कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोबराज को विशेष सुविधाएं देने के आरोप भी लगाए जाते हैं और 3 मार्च 1995 को उन्हें तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करके पुलिस अकेडमी भेज दिया जाता है। ये खबर सुनते ही तिहाड़ जेल के सारे कैदी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि एक जेलर के तबादले से कैदी खुश होने की बजाय दुखी हुए होंगे। तिहाड़ प्रकरण के बाद भी बेदी के साथ ये भेदभाव चलता रहा। उनकी सीनियरिटी को पूरी तरह किनारे रखते हुए उनसे जूनियर आईपीएस ऑफिसर को दिल्ली का कमिश्नर बनाया गया। उनकी यूनाइटेड नेशंस की नियुक्ति में भी हर संभव रोड़े अड़ाने के प्रयास किए गए, लेकिन बेदी को शायद ये सब झेलने की आदत सी हो चुकी थी। इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, इस सारे अन्याय के बावजूद भी एक चीज उन्होंने अपने अंदर कभी नहीं बदली और वो है अपनी ड्यूटी को पहली प्राथमिकता देना। आज वो पौंडीचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर कार्यरत हैं और भारत की शायद सबसे ज्यादा एक्टिव एलजी हैं। किरण बेदी ने भारत की सभी महिलाओं को एक आशा की किरण दिखाई है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। अगर मैं इस मर्दों के लिए बनाई दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकती हूँ तो तुम भी ऐसा कर सकती हो।